25 जून 1975। ये दिन आप सबको याद भी होगा और आप सब ने इसे इतिहास के उस पन्नों में भी पढ़े होंगे या फिर इतिहासकारों के जो जानकार हैं उनसे भी आपने जरूर सुना होगा कि 25 जून 1975 कौन सा वो दिन था और कैसा था। आपको बता दें, 25 जून 1975 को न तो पहले कभी देश भूला है और न ही आज भूल पाएगा और न ही आगे कभी इस दिन को भूल सकते हैं, क्योंकि यही वो दिन है जहां भारत देश के अंदर में आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपको यह भी बता दें, आज 24 जून है, एक दिन बचे हैं 25 जून, उसी में यानी कि 25 जून की तारीख में ही आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय शीर्ष नेता हैं उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश प्रदेश से लेकर जिला तक में प्रेस वार्ता रखी गई है। और इस प्रेस वार्ता में बतौर आपातकाल क्यों लगाया गया, कैसे लगाया गया और इससे जो देश को क्या हानि हुआ, लोगों का कितना अहित हुआ, कैसी वो नीति थी, तमाम चीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी गई। आपको बता दें, सारंगढ़ विलयगढ़ जिले में आज प्रेस वार्ता की गई 24 जून को। छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं हर्षिता पांडे, वो सारंगढ़ आज पहुंची थी और पत्रकारों के बीच में प्रेस वार्ता की है। और उन्होंने साफ तौर पे इस प्रेस वार्ता में इस बात को बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी इसे जो आपातकालीन स्थिति थी उसे काला अध्याय माना जाता है। आज उसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इसीलिए यह प्रेस वार्ता रखी गई। और इस प्रेस वार्ता में जो आपातकालीन स्थिति क्यों लगाई गई है, उससे देश को क्या नुकसान हुआ और ये कैसा षड्यंत्र रहा, तमाम चीजों को लेकर एक बड़ा आरोप गांधी परिवार पे भी जो प्रवक्ता हैं उन्होंने लगाया है। आप बारीकी से सुनिए उन्हीं की जुबानी से कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं इस प्रेस वार्ता में और कितना भारत देश को नुकसान हुआ, लोगों को कितना नुकसान हुआ और ये आपातकालीन किन्हें लाभ हुआ, किसकी सरकार बचाने में इसे आपातकाल लागू किया गया, इन तमाम चीजों को लेकर विस्तार से सुनिए। आज से 50 वर्ष, लगभग 5 दशक पूर्व, ये काला अध्याय जो भारत के लोकतंत्र और भारत माता के गौरवशाली लोकतांत्रिक व्यवस्था को कलंकित करता है, ये अध्याय जोड़ने का घृणित कार्य तत्कालीन सरकार और इसकी नेत्री रही इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये पूरा रचित था। किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, आप में से यहाँ बहुत लोग वरिष्ठ हैं, आप लोगों को इस सबकी जानकारी है। लेकिन 50 वर्ष होने के बाद आज भी उस की प्रासंगिकता क्यों बनी हुई है? क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की तानाशाही रवैये का कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र जो है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। और तो लोगों की तो कोई जगह ही नहीं रह गई थी उस समय में। वरिष्ठ हमारे बीच हैं और मुझे भी सौभाग्य मिला कि राजनीतिक रूप से और वैचारिक रूप से एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का जो इस पूरे लोकतंत्र के जो काला अध्याय है आपातकाल, उसमें जो भूमिगत लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी, उन भूमिगत महत्वपूर्ण लोगों में जो इस पूरे आपातकाल के 19 महीने के काले अध्याय में कुछ लोग तो जेल में थे मीसाबंदियों के रूप में, आप सभी को पता है, प्रमुख लोगों का नाम भी हम चर्चा में आज करेंगे। और बहुत से ऐसे लोग थे जो इस पूरे आंदोलन को देश में चलाए रखने के लिए भूमिगत होकर इस आपातकाल में कार्य कर रहे थे। ऐसे ही परिवार में मेरा भी सौभाग्य से जन्म हुआ। पिताजी उस समय के तत्कालीन जनसंघ के नेता थे, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सी चीजें देखते सुनते हम लोग बड़े हुए हैं। इसलिए आज की पीढ़ी को इसका परिचय कराना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस जो बात करती है, कांग्रेस के जो युवराज, युवा युवराज राजकुमार जो बात करते हैं लोकतंत्र की और संविधान की एक किताब को लहराते हुए वो बात करते हैं संविधान की रक्षा की, इनका इतिहास क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि नीम के पेड़ में निबोले ही होते हैं
और आम के मीठे फल संभव नहीं है। तो यदि कांग्रेस की बात होती तो कांग्रेस किस तरह का उसका नीति रीति रही है, इसका मुझे लगता है कि आपातकाल से बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। हम सभी जानते हैं कि आपातकाल जिन परिस्थितियों में लगा, जैसा कि मेरे से पूर्व मिश्रा जी ने उल्लेख भी किया कि 25 जून, कल यानी 25 जून 50 साल 5 दशक इसके पूरे होने वाले हैं। अभी की जो युवा पीढ़ी है, ये तमाम चीजों को हमारे इतिहास से, हमारे साहित्यों से पूरी तरह से, इनके जो परिवार ने, जो इनका खानदानी परिवार जो पिछले 10-15 सालों से अलग हुआ है सत्ता के, और बीच में कुछ अटल जी के कार्यकाल में, बाकी पूरे समय कोई स्थान इस पूरे आपातकाल को लेकर नहीं दिया गया। इस कारण अभी के जो लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो बहुत से लोग इस आपातकाल के बारे में नहीं जानते। ये समझना होगा कि आपातकाल की जानकारी क्यों आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि आज के समय में यदि हम ये भूल जाएं कि लोगों का इतिहास क्या है, उनकी मूलभूत मूल्य क्या है जिस पे आधारित वो राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरह से अलग है, तब तक ये स्पष्ट युवा पीढ़ी में कुछ ना कुछ एक भ्रम की स्थिति कई बार निर्मित होती है। तो इसको लेकर आज का ये पूरा प्रेस है। 25 जून को आपातकाल लगा, पर आपातकाल क्यों लगा? 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट तत्कालीन, जो अभी प्रयागराज है, उस समय वहां जो उच्च न्यायालय जो था, वहां एक निर्णय आया। इनका जो चुनाव था उसको राजनारायण जी ने चुनौती याचिका एक दायर की थी इनके निर्वाचन के विरुद्ध में, और तत्कालीन जो न्यायाधीश थे उन्होंने सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग पाया गया, ये आरोप जो है वो सिद्ध पाए गए। ना सिर्फ उनके निर्वाचन को रद्द किया गया, बल्कि 6 वर्ष, ये जानना जरूरी है आपकी युवा पीढ़ियों को, मैं आप सभी सजग लोकतंत्र के पहरियों से ये अपेक्षा रखूंगी कि ये आज की युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की दादी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की माताजी, संजय गांधी जी की माताजी और सोनिया गांधी जी की सासू मां, इनको यहाँ के हाईकोर्ट ने 6 साल के लिए किसी भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया था। ये छोटी घटना नहीं है, ये इसलिए और ज्यादा जरूरी है जानना क्योंकि उसके 4-5 साल बाद वो प्रधानमंत्री बन जाती है। फिर तो ये घटनाएं जब तक पता नहीं होगी, आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है, लोग बड़े आसानी से, हम लोग जो युवा हैं कह देते हैं उस समय हम नहीं थे, हम बहुत समय नहीं थे, लेकिन जब तक हम चीजों का पठन पाठन नहीं करेंगे, ऐसी चीजें उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक स्वाभाविक रूप से हमारी जानकारी का स्तर और अभाव दोनों हमने बना रहेगा। तो 6 वर्ष के लिए इनको जो है वो डिबार कर दिया गया, अयोग्य घोषित कर दिया गया। पूरे के पूरे देश को आपातकाल के एक ऐसे दंश को झेलने के लिए मजबूर कर दिया गया जिसमें जो हमारे 4 लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, जिसमें हम कहते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, लेकिन उससे जरूरी है प्रेस की स्वतंत्रता। ये कार्यपालिका को अपने हिसाब से चला रही थी, न्यायपालिका को अपने हिसाब से चला रही थी, विधायिका को तो अपने हिसाब से चला ही रही थी, लेकिन आप में से मुझे लगता है सजग प्रहरी और आप लोग को ये जरूर जानकारी, बहुत वरिष्ठ हमारे बीच में सामान्य अग्रवाल जी, आप लोग को पता होगा कि मीडिया हाउसेस में तक इनका नियंत्रण हो गया। यहाँ तक कि बड़े मीडिया हाउसेस की इन्होंने बिजली काट दी, मतलब कि समाचार पत्र जो है वो प्रिंटिंग में नहीं जा सकता था, और प्रेस पे सेंसरशिप लागू करना, मतलब क्या लिखा जाएगा। आप लोग कुछ बनाते होंगे समाचार, तो जो वरिष्ठ एडिटर हैं वो उसको देखते हैं, लेकिन सरकार देखे और घोषित रूप से देखे। प्रेस में सेंसरशिप का काम करने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है, यदि कोई नेत्री है, तो कांग्रेस की इंदिरा गांधी। इनके जो दमनकारी जो आपातकाल था, लोकतंत्र को पूरी तरह से कुचलना, और कुचलने के साथ साथ जो जनादेश इनके खिलाफ आया था, उस जनादेश का अपमान करते हुए, यानी लोकतंत्र का अपमान करते हुए, लोकतंत्र में लोगों का यानी जनता का अपमान करते हुए इन्होंने आपातकाल की घोषणा की। और इस आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो उस समय ऐसे ऐसे संशोधन लाए गए
संविधान में, जिस संविधान की किताब लेकर ये वोट बैंक को, बचे कुछ वोट बैंक को, जो बचा हुआ है उसको समेटने का प्रयास करते हैं, उस संविधान के प्रियम्बल में संशोधन करने का काम तक इन्होंने किया। आज की युवा पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द, मैं फिर से कह रही हूं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे पहले ना सिर्फ कानून मंत्री थे बल्कि इस पूरे संविधान के रचयिता एक तरह से कहा जाए, उनके नेतृत्व में भारत का संविधान बना, उन्होंने इन शब्दों को कभी नहीं डाला था। प्रियम्बल में संशोधन करने का काम यदि किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की नेत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। और ये जो दिखावे के लिए बात करते हैं, इनको खुद सोचना चाहिए और आज के युवाओं को ये तय करना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को कोई नैतिक अधिकार है, क्योंकि वो खुद एक ऐसे राजनीतिक विचारधारा और परिवार से आते हैं जिन्होंने संविधान का मजाक बनाया, जिन्होंने संविधान को की धज्जियां उड़ा दी। यदि आप प्रियम्बल में चेंज ले आते हैं, यदि आप ये बताते हैं कि 39 और 42 संशोधन आता है, 352 हमारे आर्टिकल में चेंज आता है, यानी ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को लेकर, निर्वाचित लोगों के निर्वाचन को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें एक बड़ा रोचक तथ्य जो है, जो जानकारी होना चाहिए कि आपातकाल किस तरह से होता था। 38वें संशोधन के तहत आपातकाल की घोषणा के साथ न्यायपालिका की जांच से बाहर कर दिया गया मनमाने संशोधन लाए गए और एडीएम जबलपुर बनम शिवकांत शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा कि आपातकाल के दौरान यदि किसी नागरिक को गोली मार दी जाए, यदि, इसको कहते हैं जंगल कानून, हिटलरशाही, यदि किसी नागरिक को गोली मार दी जाए तब भी उसे अदालत जाने का अधिकार नहीं है। यानी सरकार हत्या कर दे नागरिकों की, सरकार खुलेआम इस चीज को चुनौती देती थी कि हम लोकतंत्र की रक्षा के आधार पे, हम संविधान की रक्षा के आधार पे लोगों को बुद्धू बनाते हुए नरसंहार कर दें, लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दें, लेकिन आपको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। यह आपातकाल है, इसलिए आपातकाल की इन बारीकियों को जानना, और एक प्रासंगिकता भी है कि 50 वर्ष, 5 दशक पूरे हो रहे हैं, इसलिए ये तमाम चीजें आप लोग के सामने लाने का प्रयास आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कर रही हूं। यदि हम देखें आपातकाल में और क्या क्या चीजें रही, तो उस समय बरवा जी, जो इनके खासम खास हुआ करते थे, उन्होंने एक नारा दिया। वो नारा क्या था? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी भारत इंदिरा है और इंदिरा ही भारत है। ये इनकी मानसिकता बताती है मित्रों कि एक व्यक्ति, एक परिवार केंद्रित देश की व्यवस्था को ले जाने की मानसिकता इनकी। हम क्यों परिवारवाद की बात करते हैं? आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमको नहीं मालूम अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आप उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, जनसंघ से लेकर, जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, हमारे कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, हमारे कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कोई नहीं बता सकता। मैं तो सम्मान के साथ ये भी कहूंगी कि स्वयं प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो उस व्यक्ति की योग्यता, उसका योगदान और अन्य चीजें तय करती है, किसी का परिवार नहीं तय करता, किसी का आधिपत्य, वो कहाँ पैदा हुआ है या वो किस खानदान से ताल्लुक रखता है, ये नहीं तय करता। तो इनकी सोच कैसी थी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। ये सोच, ये मानसिकता के साथ और लोगों को और अंतरराष्ट्रीय पटल पे अपने गर्दन को बचाने के लिए इन्होंने आंतरिक अशांति, जिसकी आड़ लेकर अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया। उस समय देश में ना कोई युद्ध था, ना कोई विद्रोह था, ना कोई आक्रमण था, लेकिन क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा जी की चुनावी
जो निर्वाचन था उसको शून्य घोषित किया। तो अपनी कुर्सी बचाने की जिद एक तरह से कि मैं इस कुर्सी पे बची रहूं, उसके लिए संविधान की आत्मा को चलना भी पड़े, एक झटके में लोकतंत्र को तानाशाही में बदलना भी पड़े, तो उससे कोई गुरेज नहीं किया और पूरी व्यवस्था को कठपुतली की तरह अपने इशारों पे नचाने का काम इन्होंने किया। साथ ही एक निर्वाचित या संवैधानिक पद पर नहीं रहा व्यक्ति, हमको बताने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ इंदिरा गांधी की नहीं चलती थी, संजय गांधी की भी चलती थी। और संजय गांधी बताते थे कि किसका गाना बजेगा। उस समय लोग थोड़े, अब परिस्थितियां नहीं है इसलिए अब की जो पीढ़ी है या हम लोग चर्चा करते समय हल्के से कह देते परिवार नियोजन को, पर आप सोचिए कितने लोगों को मातृत्व के सुख से वंचित करने का षड्यंत्र इनके द्वारा। संजय गांधी के कौन थे? संजय गांधी तथा कथित इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र। क्या वो निर्वाचित थे? एक पंच, एक सरपंच, एक पार्षद के रूप में भी वो निर्वाचित नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो इंदिरा गांधी जी के सुपुत्र थे इसलिए उनके द्वारा बताया जाता था कि क्या चीज होनी है इस देश में और क्या चीज नहीं होनी है। तो आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति का परिवार शुरू हुआ है नहीं हुआ है, वो विवाहित है या नहीं है, या अभी अभी किसी का विवाह हुआ है, लेकिन परिवार नियोजन की तरफ सबको, यानी महिलाओं से मातृत्व का अधिकार वंचित रखने का तक घोर अपराध इस सरकार के द्वारा किया गया। अब की पीढ़ी को, अब के युवाओं को, देश को पता होना चाहिए, क्योंकि 50 वर्ष पहले जो व्यक्ति 20 साल या 25 साल या 15 साल का था वो तो इन चीजों को, तथ्यों को जानता है, लेकिन हमारे जैसा व्यक्ति जो अभी 50 का भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, हम कहीं ना कहीं इन चीजों को देखते हुए बड़े हुए हैं, सुनते हुए बड़े हुए हैं घटनाओं को, कि भाई उस समय कहाँ छुपे थे, तो बोले हम तो कठिया गए थे, बोले हम दामाखेड़ा की तरफ गए थे, बोले तभी बाद में वहां बिजली लगवाई क्योंकि उस समय वहां बिजली नहीं थी, बोले फिर लंबे समय हम असम की तरफ भाग गए थे। तो हम लोगों ने घटनाएं सुनी है, लेकिन ये बाकी लोगों के सामने आना चाहिए। आज जिसकी उम्र 35 साल की है, 25 साल की है, उनको इस विषय में कितनी जानकारी है, ये जिम्मेदारी आज मित्रों आपके भी कंधे पर है। इंदिरा गांधी ने जो जस्टिस HR खत्री, जो ईमानदार थे, बहुत ही सीनियर न्यायाधीश थे, उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दिया था। और जो मैंने अभी बताया कि गोली मारते ही जो ADM जबलपुर और शिवकांत शुक्ला जी के केस में उन्होंने उस सरकार के खिलाफ फैसला देने का साहस दिखाया, इसलिए आखिरी तक उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने नहीं दिया गया। मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने के कारण क्या है कि उन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। संविधान में 39 और 42 अमेंडमेंट जैसे क्रूर लोकतांत्रिक संशोधन करने के साथ साथ इन्होंने, मैंने पहले ही बताया कि प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष पदों को न्यायिक समीक्षा के परे कर दिया। बहुत सारे ऐसे विषय आए और बाद में 1980 में यद्यपि कांग्रेस तो सरकार बना डाली, लेकिन जो शाह आयोग ने, मैं फिर से बोलूंगी, आपातकाल के लिए जो जांच टीम गठित हुई थी, शाह आयोग, उसने 6 अगस्त 1978 को अपनी फाइनल रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है आपातकाल लगाने का कोई संवैधानिक औचित्य नहीं था, यह सिर्फ इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत राजनीतिक षड्यंत्र था। ये पूरी रिपोर्ट गायब कर दी गई। ये रिपोर्ट का कहीं कोई उल्लेख इसकी बात की सरकार ने नहीं किया। मैं मित्रों आपको बताना चाहूंगी कांग्रेस किस तरह से प्रेस का माहौल अपनी जेब में रखने का, पॉकेट में रखने वाले सोचते हैं, उनकी मानसिकता क्या है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक को भंग कर दिया गया था। कोई छोटे मोटे हम प्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करने का काम कांग्रेस ने आपातकाल के दौरान किया था, ताकि कोई संस्थान उनकी सेंसरशिप और मीडिया पर हमले की आलोचना ना कर सके। कांग्रेस एक समय प्रेस पर सेंसरशिप के को थोपती है, वहीं आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारी ऐसी बातें कहती हैं जो जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे आप सभी को पता भी लोकसभा के समय क्या हुआ था,
2024 के लोकसभा में कांग्रेस ने क्या किया था? बकायदा बहिष्कृत पत्रकारों की लिस्ट जारी की और कहा कि जिनकी डिबेट में जाने से कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अधिकृत रूप से मना किया गया। मतलब उस दिन प्रेस की सेंसरशिप, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भंग करना और आज 2024 में भी बहिष्कृत पत्रकारों की लिस्ट को जारी करना, अपने प्रवक्ताओं को उनकी डिबेट में जाने से मना करना। तो ये इनका असली चेहरा है। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। तो आज ये विपक्ष में है। पिछले चुनाव में तो विपक्ष में बैठने की स्थिति में भी नहीं रह गए थे ये, हम सभी ने देखा था। पिछले चुनाव में तो ये एक जिम्मेदार विपक्ष के हैसियत से बैठने के लायक भी इनको नहीं छोड़ा गया था। तो आज की प्रेस वार्ता में मैं इतने महत्वपूर्ण विषय में जिसमें आप लोग आए हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 9000 लोगों को एक रात में उठाकर जेल में डाल दिया गया। ये कौन लोग थे? ये इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जिनको जेल में डाला गया था 9000 लोगों को। वो लोग कौन थे? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, हमारे बाद के प्रधानमंत्री हुए ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, बाद में हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ ली लाल कृष्ण आडवाणी जी। मित्रों, आप ये सोचिए कि किस तरह की दमनकारी नीति थी कि हमारे जो बाद के गृह और रक्षा मंत्री रहे ऐसे सम्मानीय राजनाथ जी भी इस आंदोलन के समय जेल में बंद थे। और किस तरह से जेल में बंद थे ये लोग? क्या राजनीतिक कैदी थे? क्यों बंद किया गया था? मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बता सकते हैं क्या कि 9000 लोगों को एक रात में जेल में बंद किया गया? मीसाबंदियों के तौर पे 1 लाख से अधिक लोगों को जेल के अंदर कालकोठरी में बंद किया गया। और किस तरह की थी ये यातना? 19 महीने। आरोप क्या? मालूम नहीं। क्या केस चला? मालूम नहीं। और ये ऐसे नहीं कि इनको बस राजनीतिक कैदी के रूप में बंद किया गया। राजनाथ जी की स्वयं की माता जी का देहांत होता है आपातकाल में। अब एक आप सोचिए, इतने बड़े नेता का जो निर्वाचित सांसद भी है, उसकी माता का देहांत होता है, अंत्येष्टि में जाने के लिए तक उनको नहीं छोड़ा जाता। मुझे लगता है आज की डेट में तो 302, 307 के भी जो कैदी होते हैं, उनकी अगर घर में इस तरह की अंत्येष्टि है या उनकी माता की मृत्यु होती है तो कानून उनको जाके उसमें भाग लेने का देता है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सदन में अपने वक्तव्य में स्वयं राजनाथ सिंह जी ने अपनी पीड़ा रखी कि आपातकाल क्या था। जब तक आपातकाल के इन काले पृष्ठों को आज की पीढ़ी पलट के नहीं देखेगी, मुझे लगता है ये तमाम चीजें, ये असली चेहरा सत्ता में आती है कांग्रेस तो कैसे होती है, जब सत्ता मिलती है कांग्रेस तो कांग्रेस इसी तरह से होती है। और आपको लगता है कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो उससे क्या होता है? आप देखिए, अभी ये ना सिर्फ सत्ता में आती है तो लोगों के खिलाफ काम करती है, ये विपक्ष में रहती है तो भी लोकतंत्र के लिए किस तरह से खतरा है। देखिए, कुछ वर्षों पूर्व एयर स्ट्राइक हुई थी, उरी हुआ था, तो हमारे जिम्मेदार विपक्ष के तथाकथित नेता अपनी सेना के स्टेटमेंट पे या जो प्रेस जारी होता है उस पर यकीन नहीं करते थे। भारत सरकार तो छोड़ दीजिए, वो किस पे रिलाई करते थे? पाकिस्तान ने क्या कहा। अभी पहलगांव की घटना पूरा देश देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि लोगों से पूछ पूछ के उनके धर्म के बारे में पूछ पूछ, धर्मनिरपेक्ष जोड़ने का नतीजा है। और 26 लोगों को निर्ममता से, ऐसे लोग जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, अपने विवाह के बाद सुखद क्षणों के लिए गए, वहां उनकी हत्या। ऐसे समय में भी कांग्रेस राजनीति करने का कोई अवसर नहीं छोड़। वो जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, उनके जिम्मेदार नेतागण जिस तरह के विपक्ष के नेता होने के बाद जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, आपको नहीं लगता कि पूरे देश के लोगों के दोषी वो हैं? आपको नहीं लगता कि सेना से उनको माफी मांगना चाहिए? क्योंकि जब जब कांग्रेस सत्ता में रही, सरेंडर करना इनके खून में। 1947 में मुस्लिम लीग के आगे इन्होंने सरेंडर कर दिया। 1948 में कश्मीर मुद्दे पे यूएन के आगे
यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के आगे जाके भीख मांग रहे थे। अरे आपकी और पाकिस्तान का झगड़ा हो रहा है, आप कमजोर हैं, आप क्यों यूएन में ले गए मुद्दे को, वहां जाके आप सरेंडर हो रहे हैं। आप कितने अक्षम थे ये शुरू से आप बताते रहे हैं, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में आप लोगों ने जो है षड्यंत्रकारी करते हुए सरदार पटेल की जगह स्वयं इनके नाना बन गए प्रधानमंत्री। तो इसका ये सब भुगतान देश ने भुगता है। 1961 में पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के तहत पूरा का पूरा पानी दे दिया, जिसको अभी हम लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने रोका। 62 में चीन से बिना लड़े चाइना को दे दिया। 71 में जो छम्ब सेक्टर है उसको गंवा दिया। 72 में शिमला टेबल की बात करें, 2008 में 26/11 पर खामोशी। और मुझे लगता है मित्रों, वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब 2014 के पहले 2012-13 में कांग्रेस की सरकार थी। लोग कहते थे, अगर मुझे जिलाध्यक्ष जी को कहना है मोबाइल साइलेंट कर दो, तो मैं कहती थी मनमोहन मोड में डाल दो। वो दिन हम लोगों ने देखा है जब हमारे दुश्मन देश के जो पड़ोसी हैं हमारे, पाकिस्तान और चाइना के लोग, हमारे सैनिकों के सर के साथ में, उनके शव के साथ में किस तरह का अपमानजनक व्यवहार, दुर्व्यवहार करते थे। अरे वीर गति प्राप्त होने के बाद तो दुश्मन भी जो है वो आपको ये खौफ होना चाहिए, लेकिन इतनी कमजोर और इतनी निकम्मी कांग्रेस सरकार है और इनका नेतृत्व है कि हम सब ने देखा 2012-13 में किस तरह के हमारे जवानों के शहादत का मजाक उड़ाते हुए क्रूरता से उनके परिवारजनों, उनका शव भी नसीब नहीं होता था। फुटबॉल खेलते थे, मुझे बोलने में भी संकोच हो रहा है, लेकिन वो सब घटना आप लोगों को याद है। तो मैं इतना ही कहूंगी कि ये तमाम चीजें किस अधिकार से, किस नैतिक अधिकार से कांग्रेस को ये कहने का रत्ती भर भी स्वयं के अंदर से होता है ना कि आप कोई चीज कह रहे हैं तो आप उसको कितना पालन कर रहे हैं, लेकिन आत्ममंथन की बजाय जो है वो इस तरह की बातें करना। और हमारी विदेश नीति, हमारे सक्षम नेतृत्व को मुझे नहीं लगता कि 11 साल हमको बताने की जरूरत है। आप जाइए, 27 देश सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री को दे चुके हैं। हम प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को 27 राष्ट्रों ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। कौन इनकार कर सकता है कि ईरान में अभी 1700 भारतीयों को वापस लाने का काम इस सरकार ने किया। और जो विदेश के लोग हैं वो जानते हैं कि हमारी विदेश नीति क्या कहती है कि पहले से हम छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ोगे तो हम। और यही कारण है कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, 18,000 बच्चे जो हमारे वहां पढ़ रहे थे या नौकरी कर रहे थे, 18,000, ये छोटी संख्या नहीं है मित्रों। ये इसलिए भी छोटी संख्या नहीं है क्योंकि जो एशिया के अन्य देशों के लोग हैं, बच्चे हैं, वो पाकिस्तान के हों, वो बांग्लादेश के हों, वो भारत माता के तिरंगे को अपने हाथ में ऊंचा करके अपने आप के भारतीय होने का क्लेम करके अपनी जान बचाते। ये नेतृत्व है हमारा। और ये सिर्फ ईरान और यूक्रेन की बात नहीं है। हम सूडान की बात करें, 4,000 लोगों को ऑपरेशन कावेरी के तहत वापस लाया गया। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में कांग्रेस को कहीं ना कहीं देश को जवाब देने की जरूरत है। बहुत हो गया, अब ना तो उनको सत्ता मिलने वाली है, ना उनके परिवार को सत्ता मिलने वाली है। और मुझे लगता है कि जो सत्ता के लालच में इस तरह से बयानबाजी करते हैं। और एक जरूर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि 5 वर्षों से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ये भी जरूर मैं करबद्ध निवेदन करूंगी कि इसका उल्लेख भी, आपकी जो लेखनी है, आपकी जो कलम है, स्वयं मां सरस्वती उस पर विराजे। और उस समय की जो दमनकारी नीति थी इस कांग्रेस की, उसको आपकी लेखनी से शब्द नहीं निकले बल्कि अंगारे निकले। और वो 1 लाख मीसाबंदी, जिनके परिवारों के सम्मान राशि के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार एक छोटा सा सम्मान राशि देती थी, जिसको पिछली सरकार ने बंद कर दिया गया। 19 महीने बिना किसी कारण के, आप सोचिए, आपको जेल में डाल दिया गया। कई लोग तो वापस भी नहीं आए, कई लोग की हत्या हो गई। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें देश के सामने रखना, आज की पीढ़ी के सामने रखना, आप सबके कंधों पे इसका भार सौंपते हुए मैं इतना कहते हुए अपनी बात खत्म करती हूं कि 5 साल के निर्वाचन को बढ़ा के 6 साल करने के पीछे डर था मित्रों, कि जनता से बार बार सरकार चुनने के अधिकार को वापस ले लिया जाए और बार बार हमको अयोग्य घोषित करने वाली जनता को इस अधिकार से लोकतंत्र में
वंचित रखने का काम इस सरकार ने किया। ये आपातकाल सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये आईना है कांग्रेस की मानसिकता का, प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करता है कि कांग्रेस जब जब देश में रही है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो विपक्ष में हो, संविधान बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस सबसे बड़ी संविधान का मजाक बनाने और आत्मा को कुचलने का काम करने वाली सरकार है।